जय हिंद साथियों, गेंजेल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो पीछे की वीडियो जो है हम लोग का हुआ था ज्योग्राफी से रिलेटेड, हम लोग प्रश्न किए थे, वहाँ पे देखे थे ध्यान से। और उसमें जो प्रश्न आप लोग के कराए थे वह हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को रख कर ही वो सारे टॉपिक को कवर हम कराए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरा लुसेंट का जो चैप्टर है, लुसेंट के चैप्टर वाइज हम डेली सीरीज लेकर आ रहे हैं इस चैनल पर। अगर आप लोग कोई भी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे तरीक़ा से हो जाएगा। लुसेंट से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो मैं गारंटी के साथ दे रहे हैं कि वहाँ से प्रश्न कभी भी आपके छूटेंगे नहीं, क्योंकि हर टॉपिक से मैं इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा और जो स्टैटिक्स जीके है वो भी आप लोग को साथ ही साथ कराऊंगा। बहुत अच्छे तरीक़ा से, बहुत बेहतर तरीक़ा से समझाएंगे भी, ठीक है। तो आज को जो हम लोग का टॉपिक हो जाएगा, नया टॉपिक है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को हम ध्यान से आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप लोग देखिए यहाँ पे, और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इससे हम लोग को ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। पूरा देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स दिया गया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, क्योंकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, तो उस समय लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से कौन सा, देखिए यहाँ पे जो शाही चार्टर प्राप्त कर भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। कौन? तो महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर। तो याद रखिएगा, ये डेट जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो प्लासी का युद्ध ये 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये 1757 ईस्वी में हुआ था। इसमें कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी प्लासी के युद्ध के समय ही। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह 1757 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट, ये 1773 से हुआ था। इसमें भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत की गई थी। कब? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 में हुआ था। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे जो हम लोग का टॉपिक है ये छोटा, इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा आप लोग को समझाने का प्रयास हमारा रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का टॉपिक ये है कि भारत में संवैधानिक विकास। सबसे पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ बढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 में घटित हुआ था, 1773 में पारित हुआ था। इसके बाद आगे जब जस्ट हम लोग यहाँ से बढ़ें तो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ आया। ये कब हुआ? तो 1774 में हुआ, 1774 में। फिर इसके बाद कुछ नए अधिनियम बन के तैयार हुए। कुछ नए जब अधिनियम बनना स्टार्ट हुआ, कब? तो 1786 में हुआ। जब ये अधिनियम बने तो उसके बाद देखिए कौन कौन सा अधिनियम आया। चार्टर एक्ट अधिनियम आया, ये आया 1793 में। फिर इसके बाद चार्टर एक्ट अधिनियम आया, ये 1813 में। फिर उसके बाद बढ़ेंगे तो चार्टर एक्ट आया 1833 में और फिर 1853 में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे कोटेशन को आप लोग जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास किया गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो भारत शासन अधिनियम ये हुआ घटित 1858 में। आगे बढ़ेंगे फिर उसके आगे तो भारत परिषद अधिनियम, ये शासन अधिनियम था 58 और परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे जो कुछ बताया गया है, जो कि भारत परिषद अधिनियम याद कीजिएगा 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो देखिए यहाँ पे जो भारत शासन अधिनियम
है यहाँ पे, ये 1858 है, याद में रखिएगा। और यहाँ पर जो भारत शासन अधिनियम 1909 दिखाई दे 1919 दिखाई दे रहा है, ये दोनों हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं भारत परिषद अधिनियम 92, भारत परिषद अधिनियम 1909। आगे चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947, क्योंकि 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। तो इतना चीज जो है हमारे देश के संवैधानिक विकास की भूमिका में अपनी रोल अदा किए थे। समझ में आ गया। अब हम लोग इससे थोड़ा सा हम लोग प्रश्नावली की तरफ चलते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो टॉपिक हो जाएगा कि यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके अंतर्गत कितने तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बने हुए हैं उसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन था? सुनिश्चित, इस कोटेशन को जरूर याद कीजिएगा। यह सुनिश्चित शासन प्रणाली की बात किया है तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सुनिश्चित शासन प्रणाली की आरंभ जो है भारत में कब हुआ था, कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1774 ईस्वी में लागू हुआ था। पूरा अच्छा तरीका से लागू जो हुआ था 1774 में लागू हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी के जो प्रशासन प्रणाली है गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ व्यू के अंतर्गत कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो मद्रास याद कीजिएगा और बम्बई प्रेसिडेंसी को, दोनों को अधिनियम को एक कर दिया गया था। आगे कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला पॉइंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा घटित गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, बहुत ज़्यादा है। आगे कह रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। आगे, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1773। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे अगला जो पॉइंट होगा हम लोग को दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? बहुत सुंदर सा प्रश्न, अच्छा सा प्रश्न है ये। तो कलकत्ता में। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो कितनी न्यायाधीशों की संख्या थी? तो 4 थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 जो थे अन्य न्यायाधीश थे, इनकी संख्या 4 थी। अगला पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय कौन सा था? तो सिविल, आपराधिका, नौसेना मामलों में। ये जो था एक तरह का विषय था जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इस विषय को शामिल किया गया था। ओके, समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आगे पॉइंट देखेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी? तो हाँ, हो सकती थी, प्रिवी काउंसिल में अपील हो सकती थी। अगला पॉइंट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम 1781, इस अधिनियम को पारित किया गया था। अगला जो है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
की स्थापना किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को देखने के लिए इस कंपनी की स्थापना किया गया था। समझ में आ गया? इतना कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ेंगे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत 1784 अधिनियम है। यह कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे जब अगला जो पॉइंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक नियंत्रण और निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद कीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। तो ये सारे चीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों को प्रशासन पर नियंत्रण और निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था। किसके पास था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था। अगला जो पॉइंट है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्ति की गई थी। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। अगला पॉइंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती थी। समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग अधिनियम 1786 में। अधिनियम 1786 है कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो 1786 के अधिनियम के अंतर्गत। और अगला पॉइंट है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी? तो 1786 के अधिनियम के अंतर्गत। समझ गए? तो ये सारे चीज जो प्रश्न अभी आप लोग को बता रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न आए हुए ही एग्जाम में ये सारे प्रश्न हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1793 चलते हैं। दूसरा है चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। आगे अगला पॉइंट है कि किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था? तो 1793 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। आगे ध्यान से देखिएगा, किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? तो चार्टर अधिनियम 1793। और अगला पॉइंट है कि किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई? तो 1793 का चार्टर अधिनियम। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चार्टर एक्ट अधिनियम हम लोग आगे देखेंगे 1813। तो ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा सा पढ़ने में बोरियत लगता है। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, छोटा छोटा कोटेशन लेकर आप लोगों को अगर बताएंगे तो इस तरह से आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से पढ़ने में आनंद भी आएगा और अच्छे तरीक़ा से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई भी करते रहिएगा। ओके, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।